हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे विलियम फॉकनर के वर्क अ रोज फॉर एमिली के बारे में। अगर आप विलियम फॉकनर की बायोग्राफी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे लास्ट वीडियो का लिंक दिया हुआ है जिसमें राइटर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। अब शुरू करते हैं आज का वर्क। अ रोज फॉर एमिली एक शॉर्ट स्टोरी थी जिसे सबसे पहले पब्लिश कराया गया था 30 अप्रैल 1930 को द फोरम नाम की अमेरिकन मैगजीन में। इसके बाद फॉकनर की शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस कलेक्टेड स्टोरीज में 1950 में और सेलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज ऑफ विलियम फॉकनर में 1961 में इसे पब्लिश कराया गया। इसका जॉनरा था सदर्न गॉथिक। सदर्न गॉथिक गॉथिक फिक्शन का ही एक सब डिवीजन होता है, बस इसकी सेटिंग अमेरिकन साउथ पर बेस्ड होती है। इस जॉनरा के वर्ड्स में हमें काफी डिस्टर्बिंग या सनकी कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। इसमें बिजार या काफी अजीब डरावने इवेंट्स होते हैं। इस तरह के वर्ड्स में हॉन्टिंग्स, डेथ, डार्कनेस, मैडनेस और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। अ रोज फॉर एमिली इसी तरह का वर्ड है, इसी जॉनरा का वर्ड है। 1951 में फॉकनर को अपनी कलेक्शन कलेक्टेड स्टोरीज ऑफ विलियम फॉकनर, जिसमें अ रोज फॉर एमिली को पब्लिश कराया गया था, उसके लिए नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन भी दिया गया। इस शॉर्ट स्टोरी की सेटिंग थी जेफरसन नाम का एक फिक्शनल टाउन, जो कि एक फिक्शनल काउंटी योकनापटाफा में लोकेटेड था। ये फॉकनर के और भी वर्ड्स में देखने को मिलती है। इसकी भी डिटेल आपको मेरे लास्ट वीडियो में मिल जाएगी। ये स्टोरी मिस एमिली ग्रियर्सन की लाइफ पर बेस्ड थी। इसमें उनकी लाइफ के 75 सालों में जो जो इवेंट्स हुए थे उसके बारे में बताया गया है। एमिली ग्रियर्सन का जन्म अमेरिकन सिविल वॉर के आसपास हुआ था और उनकी डेथ लेट 1920s या अर्ली 1930s में हुई थी। इस वर्क का टाइटल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो काफ़ी एम्बिगुअस है। इस वर्क में जैसा कि देखने से लग रहा है कि मिस एमिली को शायद कोई रोज प्रेजेंट करता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। एक्चुअल में ये टाइटल एक एलिगोरिकल टाइटल है, जिसका मतलब है कि इस टाइटल में बहुत सारे हिडन मीनिंग्स और सिंबल्स हैं। इस टाइटल में रोज वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हैं। जैसे रोज वर्ड मिस एमिली की लाइफ स्टोरी, उनके फ्यूनरल के इवेंट, लव, इंटीमेसी और हार्ट ब्रेक को सिंबलाइज करता है। पूरी स्टोरी को समझने के लिए इस वर्ड के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। मिस एमिली का जन्म अमेरिकन सिविल वॉर के आसपास हुआ था और यही इस स्टोरी का बेस फॉर्म करता है। अमेरिकन सिविल वॉर, जो कि 1861 से 1865 के बीच में हुई थी, उससे पहले का जो फेज था उसे एंटीबलम एरा या प्लांटेशन एरा कहा जाता था। ये फेज अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर के खत्म होने से अमेरिकन सिविल वॉर शुरू होने तक का था। एंटीबलम साउथ स्लेवरी के ऊपर बेस्ड था। साउथ की इकोनॉमी पूरी तरह से एग्रीकल्चरल प्लांटेशन पर रिलाई करती थी और इन फार्म्स के ओनर थे सदर्न वाइट्स। ये सदर्न वाइट्स ब्लैक स्लेव्स का बहुत बुरी तरह एक्सप्लॉयटेशन करते थे और उन्हें परेशान करते थे। सिविल वॉर के बाद स्लेवरी को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया और इन सदर्न वाइट्स से प्लांटेशंस खत्म हो गए। इस पीरियड को पोस्ट पेलम साउथ भी कहते हैं और इस वर्क में हमें इसी पोस्ट पेलम साउथ की सेटिंग देखने को मिलती है। जब सिविल वॉर के बाद इन सदर्न वाइट्स की इकोनॉमी और एरिस्टोक्रेसी दोनों ही खत्म होने लगी तो सदर्नर्स बहुत परेशान हुए। सदर्नर्स अब भी अपने एरिस्टोक्रेटिक कल्चर को छोड़ना नहीं चाहते थे और इसी नॉस्टैल्जिया को फॉकनर के अ रोज फॉर एमिली में देखा जा सकता है। इस स्टोरी के स्ट्रक्चर में हमें दो डिफरेंट मेथड्स देखने को मिलते हैं। पहला मेथड है इवेंट्स को फ्लैशबैक मोड में दिखाना, जिससे हमें काफ़ी डिटेल में मिस एमिली के पास्ट के बारे में जानने को मिलता है। दूसरा मेथड है ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव को यूज़ करना। ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव का यूज़ करके फॉकनर स्टोरी की सेटिंग को ज़्यादा फैमिलियर बनाना चाहते थे। इससे मिस एमिली की लाइफ में जो भी इवेंट्स हो रहे थे उनका एक जस्टिफिकेशन मिल जाता है। जैसे पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिनका इफेक्ट प्रेजेंट में भी देखा जा सकता था।
इस वर्क का जॉनरा सदर्न गॉथिक होने की वजह से इसमें काफी डार्क इमेजेस का यूज किया गया है, जैसे एक डिकेइंग मेंशन जो कि मिस एमिली का घर था, एक कॉर्प्स, एक मर्डर और नेक्रोफिलिया की प्रैक्टिस, जिसका मतलब होता है डेड बॉडीज के लिए एक तरह का सेक्सुअल अट्रैक्शन फील करना। अब जान लेते हैं इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहला कैरेक्टर आता है मिस एमिली ग्रियर्सन का, जो कि इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर पोर्ट्रे करती हैं। ये एक प्राउड लेडी थी जो कि एक प्रॉस्पेरस सदर्न फैमिली से बिलोंग करती थी। ये एक नॉस्टैल्जिक पर्सन थी। ये अपने पास्ट से इतना ज़्यादा कनेक्टेड थी कि वो पास्ट और प्रेजेंट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती थी और प्रेजेंट प्रोग्रेस और चेंज को ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं। मिस्टर रियर्सन ये एमिली के फादर थे। ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के पर्सन थे, जिन्होंने कभी भी मिस एमिली को अपने लिए एक पार्टनर चूज नहीं करने दिया। ये चाहते थे कि मिस एमिली की लाइफ का पूरा कंट्रोल हमेशा इनके ही हाथ में रहे। होमर बैरन ये एक नदर्नर था और इसका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा था, जिसकी वजह से कई लोग होमर की तरफ इजीली अट्रैक्ट हो जाते थे। मिस एमिली भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और दोनों संडे को एक येलो कलर की बग्गी में घूमने भी जाते थे, जिसे अक्सर नेबर्स और टाउन के पीपल देखते थे। कर्नल साट्रेस ये जेफरसन के फॉर्मर मेयर थे। मिस एमिली की इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए इन्होंने उनके सभी टैक्सेस को माफ कर दिया था। टोब टोब एमिली का एक बहुत ही लॉयल सर्वेंट था और उनके साथ ही रहता था। जज स्टीवंस ये 80 साल के थे और जेफरसन के मेयर थे। ये पूरी स्टोरी है 5 सेक्शंस में, सेक्शन 1, 2, 3, 4 और 5। सेक्शन 1 शुरू होता है मिस एमिली ग्रियर्सन के घर से, जहां पूरा जेफरसन टाउन उनके फ्यूनरल को अटेंड करने आता है। फॉकनर नैरेटर को एक स्पेसिफिक पर्सन के रूप में प्रेजेंट करना नहीं चाहते थे, बल्कि वो चाहते थे कि वो पूरे टाउन को रिप्रेजेंट करे। जब लोग मिस एमिली के घर पर आते हैं उनके फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए, तो ये देखने को मिलता है कि लोगों में एक तरफ तो रिस्पेक्ट की फीलिंग थी उनके लिए, लेकिन साथ में ही क्यूरियोसिटी भी थी, क्योंकि काफ़ी समय से लोगों ने मिस एमिली को देखा ही नहीं था। नैरेटर ग्रियर्सन हाउस का डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से देता है, जिससे पास्ट और प्रेजेंट के बीच के इम्बैलेंस को साफ साफ देखा जा सकता है। जैसे it was a bit squarish frame house that had once been white, decorated with cupolas and spires and scrolled balconies in the heavily lightsome style of the 70s, set on what had once been our most select street. But garages and cottages had encroached and obliterated even the oddest names of the neighborhood. Only Miss Emily's house was left, lifting its stubborn and coquettish decay above the cotton wagons and the gasoline pumps. नैरेटर मिस एमिली का फिजिकल अपीयरेंस बताते हुए कहते हैं, शी इज ड्रेस्ड इन ब्लैक एंड लीन्स ऑन अ केन, हर स्केलेटन इज स्मॉल एंड शी लुक्स ब्लोटेड विद अ पैलेट ह्यू। जैसे हमने अभी जाना कि सिविल वॉर के बाद सदर्नर्स की इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं थी, और इसी बात का असर ग्रियर्सन फैमिली पर भी देखने को मिलता है। दिक्कत तो तब बढ़ जाती है जब मिस एमिली के फादर की डेथ हुई थी और वो अपने फादर से अलग हो जाती हैं। वो अपने फादर पर पूरी तरह से डिपेंडेंट थी और उनकी डेथ ने उन्हें पूरी तरह से हिला दिया था। इसी चीज को देखते हुए 1894 में मिस एमिली के सदर्न फैमिली बैकग्राउंड की वजह से और उनकी पुअर इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए कर्नल साट्रेस ने उनके सभी पेंडिंग टैक्सेस को माफ कर दिया। कर्नल जानते थे कि मिस एमिली कभी भी चैरिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगी और इसीलिए उन्होंने मिस एमिली से झूठ कहा कि वो ये सब उनके फादर द्वारा लिए गए कर्ज के बदले कर रहे हैं, जिसे वो चुका नहीं पाए थे। इसी वजह से मिस एमिली ने कभी भी अपने टैक्सेस को पे नहीं किया। जब नेक्स्ट जनरेशन के लीडर्स को ये बात पता चलती है तो वो मिस एमिली को एक नोटिस भेजते हैं, लेकिन मिस एमिली क्योंकि बाहर की दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड थी, उनको बाहर की दुनिया की किसी भी बात की कोई परवाह नहीं थी, इसीलिए उन्हें जो भी नोटिस भेजी जाती थी उस पर वो ध्यान ही नहीं देती थी। कुछ दिन बाद एक डेपुटेशन या कुछ लोगों का ग्रुप उनके घर पहुंचा।
वो मिस एमिली को टैक्सेस को पे करने के लिए कहता है, लेकिन जब वो मिस एमिली के घर पहुंचते हैं तो उन्हें उनका सर्वेंट टोब मिलता है। मिस एमिली से बात करने पर वो किसी भी तरह का टैक्स पे करने को साफ मना कर देती हैं और कहती हैं, आई हैव नो टैक्सेस इन जेफरसन। Colonel Satris explained it to me. Perhaps one of you can gain access to the city records and satisfy yourself. इस तरह से वो किसी भी तरह के टैक्सेस को पे नहीं करती हैं और आगे भी पे करने से मना कर देती हैं। ये सेक्शन यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद शुरू होता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में नैरेटर 30 साल पहले का समय डिस्क्राइब करता है। ये मिस्टर ग्रियर्सन की डेथ के 2 साल बाद और मिस एमिली के लवर होमर बैरन के गायब होने का समय था। उसी समय एमिली के नेबर्स उस समय के मेयर जज स्टीवंस से एक खराब स्मेल की शिकायत करते हैं, जो कि मिस एमिली की प्रॉपर्टी से आ रही थी। बोर्ड ऑफ एल्डरमैन डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि उनके यहाँ से ये स्मेल आनी बंद हो जाए, क्योंकि किसी लेडी से ये डायरेक्ट बोलना सही नहीं लगता है। वो कुछ लोगों को मिस एमिली की लॉन पर लाइम स्प्रेड करने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो लोग लॉन से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी उन्हें बिल्कुल शांति से बैठी हुई मोशनलेस मिस एमिली दिखाई देती हैं। कुछ दिन के बाद वो बुरी स्मेल भी गायब हो जाती है। अब नैरेटर उस समय को याद करता है जिस समय टाउन के लोग मिस एमिली के लिए सॉरी फील कर रहे थे। जब एमिली के फादर की डेथ हुई तब उसके बाद लेडीज उनके घर आती हैं और उन्हें कॉन्डोलेंस ऑफर करती हैं, लेकिन ये सब देखकर मिस एमिली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती थी कि उनके फादर की डेथ हो चुकी है। जब 3 दिन तक मिस एमिली ने अपने फादर की बॉडी को बरी नहीं करने दिया और अपने पास ही रखा, तब लॉ और फोर्स की मदद ली गई और इसके बाद ही मिस्टर ग्रियर्सन को बरी किया जा सका। मिस एमिली किसी भी तरह अपने फादर की डेथ और अपने अकेलेपन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो पाती हैं। यहीं पर सेक्शन 2 खत्म होता है और शुरू होता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में नैरेटर मिस्टर ग्रियर्सन की डेथ के बाद के इंसिडेंट्स को रिकॉल करता है। इसमें वो उस समय को याद करता है जिस समय मिस एमिली के फादर की डेथ हुई थी और इसके बाद वो होमर बैरन के बारे में भी बताता है। होमर बैरन, जो कि एक यान्की था, उसे अपने कंस्ट्रक्शन क्रू के साथ टाउन की साइड वॉक्स को पेव करने का काम मिलता है। उसी समय मिस एमिली भी धीरे धीरे होमर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अब दोनों को अक्सर संडे आफ्टरनून को एक येलो कलर की बग्गी में घूमते देखा जा सकता था। इस बात ने टाउन के लोगों के बीच एक तरह की डिबेट जनरेट कर दी। लोगों को इन दोनों का साथ में घूमना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। टाउन के लोग अपने ट्रेडिशंस को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते थे। मिस एमिली भी उनके लिए एक ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करती थी। 1 साल बाद लोगों ने उन्हें पुअर एमिली कहकर बुलाना शुरू कर दिया था। उसी समय मिस एमिली पास के ही एक ड्रग स्टोर पे जाती हैं और वहां से पॉइजन खरीदती हैं। ड्रगिस्ट उन्हें ये बताता है कि लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें ये क्लैरिफाई ज़रूर करना पड़ेगा कि वो ये पॉइजन किस काम में इस्तेमाल करने जा रही हैं या उन्हें इसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन मिस एमिली एज यूजुअल अपने सदर्न एरिस्टोक्रेटिक वैल्यूज़ की वजह से उसे किसी भी तरह का कोई भी एक्सप्लेनेशन देने से मना कर देती हैं। कुछ देर बाद एक ब्लैक डिलीवरी बॉय उन्हें एक पैकेज लाकर देता है और जब एमिली उस पैकेज को खोलती है तो उस पर लिखा होता है ओनली फॉर रैट्स। यहीं पर ये सेक्शन खत्म होता है। अब आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में टाउन के लोग ये सोचते हैं कि परहैप्स मिस एमिली ने सुसाइड कर ली है। इनफैक्ट उनको उनका ये स्टेप सबसे सही भी लगता है, क्योंकि टाउन के लोगों का ये मानना था कि मिस एमिली और होमर बैरन का रिलेशनशिप टाउन के लोगों के लिए टॉक्सिक था। वो उनके लिए एक डिस्ट्रेस की तरह था, अपमान की तरह था। उन्होंने तो ये भी कहा कि their relationship was a disgrace to the town and a bad example to the young people। वो जानते थे कि मिस एमिली का ये जो रिलेशनशिप है, वो जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, वो अल्टीमेटली उन्हें छोड़कर चला जाता और उन्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता या उनसे शादी नहीं करता। लोगों ने दोनों के रिलेशनशिप को रोकने के लिए बैप्टिस्ट मिनिस्टर को कहा और उसकी वाइफ ने मिस एमिली की 2 कजन्स, जो कि एलाबामा में रहती थी, उनको बुला लिया मिस एमिली के साथ रहने के लिए।
कुछ दिन बाद लोगों ने देखा कि मिस एमिली ने मेंस टॉयलेट सेट खरीदा है जिसमें मिरर, ब्रश और कोम्ब ये सब थे। इन सब पर होमर बैरन के इनिशियल इंस्क्राइब थे HB। ये देखकर लोगों को लगा कि शायद अब फाइनली दोनों के दोनों शादी करने जा रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब मिस एमिली की कजन्स आई तब होमर वहां से चला गया या डिसअपियर हो गया। लेकिन जब कजन्स वहां से चली गईं तब होमर बैरन फिर से दिखाई दिया, लेकिन इस बार लोगों ने उसे आखिरी बार देखा था। एंड दैट वाज द लास्ट टाइम वी सॉ ऑफ होमर बैरन। इसके बाद मिस एमिली ने भी घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया। वो 6 महीने तक अपने घर से बाहर नहीं निकली और इस दौरान वो कर्नल साट्रस की डॉटर्स और ग्रैंड डॉटर्स को चाइना पेंटिंग के लेसन्स देती थी। लेकिन धीरे धीरे सब ने अपने बच्चों को वहां भेजना बंद कर दिया और मिस एमिली की भी कुछ दिनों बाद डेथ हो गई। When we next saw Miss Emily, she had grown fat and her hair was turning gray. During the next few years, it grew grayer and grayer until it attained an even pepper and salt iron gray, when it ceased turning. She died in one of the downstairs room in a heavy walnut bed with a curtain. Her grey head propped on a pillow yellow and moldy with age and lack of sunlight. यहाँ पर खत्म होता है सेक्शन 4। अब आता है इस कहानी का लास्ट सेक्शन जो कि है सेक्शन 5। ये प्रेजेंट का समय था जब लोग मिस एमिली का फ्यूनरल अटेंड करने आए थे। टोब सभी लेडीज को घर के अंदर बुलाता है लेकिन फिर खुद ही गायब हो जाता है। जब लोगों ने देखा कि टोब वहां से चला गया है तब उन्होंने मिस एमिली के लॉक्ड रूम को तोड़ दिया। सभी ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि किस तरह पूरा का पूरा रूम सजा हुआ था। ये रूम कुछ इस तरह सजा था जैसे किसी की मैरिज होने वाली है। उन्हें होमर बैरन का स्केलेटन दिखाई देता है जो कि नाइट शर्ट में था। जब लोग ध्यान से देखते हैं तब उन्हें दिखता है कि पास वाले पिलो में जहां होमर का स्केलेटन था उसी के बगल वाले पिलो पर एक हेड का इंडेंटेशन दिखता है और एक लंबा सफेद बाल भी दिखता है। ये सब देखकर लोगों को ये समझ में आ जाता है कि मिस एमिली ने ही होमर का मर्डर किया है। One of us lifted something from it and leaning forward that faint and invisible dust, dry and acrid in the nostrils, we saw a long strand of iron grey hair. ये ब्राइडल चैम्बर ये दिखाता है कि किस तरह मिस एमिली सोशल कन्वेंशंस और टाइम की ट्रैप में फंसी हुई थी। टाइम, लव और कंपेनियनशिप को अपने साथ रखने के लिए मिस एमिली को सिर्फ एक ही तरीका समझ में आया, वो था होमर का मर्डर करना और उसके बाद उसके कॉर्प्स से शादी करना। और बस इसी तरह वो होमर को अपने साथ जिंदगी भर रख सकती थी। ये सदर्न सोसाइटी के रिफ्यूजल को दिखाता है। जैसे सदर्नर्स अपनी एरिस्टोक्रेसी और अपने ग्लोरीफाइड पास्ट को किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहते थे, उसी तरह मिस एमिली भी प्रेजेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी और किसी भी तरह हर हाल में टाइम को ट्रैप कर लेना चाहती थी। अब जान लेते हैं इस वर्क की इंपॉर्टेंट थीम्स के बारे में। सबसे पहले है द पोस्ट सिविल वॉर साउथ। अ रोज फॉर एमिली की सेटिंग सिविल वॉर के बाद की है, जिसे हम पोस्ट फिल्म साउथ भी कहते हैं। इस समय स्लेवरी को खत्म कर दिया गया था और सदर्नर्स की इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं थी और इसीलिए वो अपनी एरिस्टोक्रेसी को छोड़ना नहीं चाहते थे। इसी का इफेक्ट मिस एमिली ग्रियर्सन पर भी देखने को मिलता है। वो अपनी पुरानी यादों को कभी भूल ही नहीं पाई और वो फिर से उसी ग्लोरियस पास्ट में लौटने के लिए एक्साइटेड थी। अगली थीम आती है ट्रेडिशन वर्सेस चेंज। मिस एमिली का मिस्टीरियस पर्सोना बदलते समय के साथ उनके स्ट्रगल को डिपिक्ट करता है कि किस तरह से वो अभी भी अपने पास्ट ट्रेडिशंस को जिंदा रखना चाहती थी। पूरे टाउन के लिए वो एक लिविंग मॉन्यूमेंट की तरह थी जिसकी लोग रिस्पेक्ट करना चाहते थे, लेकिन साथ ही वो सोसाइटी पर एक बोझ भी थी जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी और किसी भी तरह के बदलाव को नापसंद करती थी। अगली थीम आती है आइसोलेशन। मिस एमिली जेफरसन कम्युनिटी का हिस्सा थी, लेकिन फिर भी वो इससे अलग रहती थी। उनके फादर की डेथ के बाद तो उन्होंने घर से निकलना ही बंद कर दिया था।
जब वो चाइना पेंटिंग के लेसन्स देना बंद कर देती हैं, उसके बाद से अपनी डेथ तक वो आइसोलेशन में रहीं। किसी ने भी उन्हें देखा नहीं और शायद यही कारण था लोगों में उनके लिए क्यूरियोसिटी का पैदा होना। ये भी माना जा सकता है कि मिस एमिली का आइसोलेशन उनकी मेंटल स्टेट का या तो रीजन था या उसका इफेक्ट था, या शायद ये दोनों ही थे। अगली थीम आती है गॉसिप एंड सोशल कन्वेंशंस की। मिस एमिली ग्रियर्सन की लाइफ टाउन के लोगों में एक क्यूरियोसिटी पैदा करती है। लोग मिस एमिली को बहुत अच्छे से जानते भी थे, लेकिन फिर भी मिस एमिली उनकी क्यूरियोसिटी का सेंटर पॉइंट थी। कहीं ना कहीं लोग अपनी एरिस्टोक्रेटिक हेरिटेज को जिंदा रखने के लिए मिस एमिली को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते थे। ये लगभग वैसा ही है जैसे शहर को अपने खोए हुए पास्ट का प्रतिनिधि बनने के लिए मिस एमिली की जरूरत थी। लोग मिस एमिली को और उनकी लाइफ के बारे में गॉसिप करते थे, उन्हें जज करते थे, उनकी लाइफ में इंटरफेयर करते थे, क्योंकि वो ये क्लियर करना चाहते थे कि कहीं मिस एमिली जेफरसन के सोशल नॉर्म्स को, कल्चर को, ट्रेडिशंस को वॉयलेट तो नहीं कर रही हैं या उनका मजाक तो नहीं उड़ा रही हैं। इसके बाद थीम आती है इस पूरे वर्क की सबसे स्ट्रॉन्ग थीम, जो कि है डिनायल ऑफ डेथ। ये थीम बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है। जैसे हमने पहले भी देखा कि मिस एमिली ने अपने फादर की कॉर्प्स को देने के लिए मना कर दिया था। वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी चेंज को, और होमर के साथ जो उन्होंने किया ये एक बहुत बड़ा स्टेप था, और ये डिनायल ऑफ डेथ को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करता है। तो ये थी अ रोज फॉर एमिली की पूरी स्टोरी। आई होप आपको ये वर्क समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लिट शेल्फ। थैंक यू सो मच।